नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम 8वीं क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है आप देख रहे हैं, कैसे, कब और कहाँ। तो आइए इन सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। तो आइए इसको समझते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरीके की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग सोचते भी हैं। दोस्तों, इस चित्र में दिखाया गया है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को अपने धार्मिक पुस्तक भेंट कर रहे हैं। इस चित्र के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेलने द्वारा तैयार किया गया पहले नक्शे का आवरण चित्र। रॉबर्ट क्लाइव ने रेलने को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेलने को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आने का आग्रह कर रहे हों, है ना। तो ये चीज हमने देखा यहाँ पे ऊपर फिगर में। इसको किसने बनाया था? तो जेम्स रेलने ने बनाया था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आइए हम अपने चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने में ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय कर पाना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबानों पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, है ना। तो जो चीजें धीरे धीरे होती हैं उनके लिए तो कोई स्पष्ट तिथि नहीं तय की जा सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह भी बताना संभव नहीं है। ये सारे चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को आखिर तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह से फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह से बदले। इस चित्र में चाय का विज्ञापन दिखलाया गया है ना। यहाँ पे देखिए एक राजकुमार दिख रहा है आपको, पीछे महल दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड।
लिप्टन टी, है ना। तो यहाँ पे एक चाय का विज्ञापन है ये। इसके बारे में क्या दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे एक तरफ भारतीय महल दिखाई दे रहा है और जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ नॉट की पदवी दी गई थी, है ना। तो इस तरीके से शाही परिवार द्वारा चाय का यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण थी, है ना। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कौन सी तारीखें। उस तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिस तारीखों के इर्द गिर्द हम अपने अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण रहा। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हमने दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग्स, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे थे मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उस घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। वारेन हेस्टिंग का यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। इनके बारे में बता रहा है कि वारेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। तो ये याद रखिएगा कि पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे, है ना, 1773 में। अब दोस्तों सवाल आता है कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, है ना। तो आइए इसको समझते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए
ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारे सोच मिल के हैं, जो कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री तथा दार्शनिक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के शासन से ही भारत को सभ्यता की ओर लाया जा सकता है ना, और तथा उनके जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि उनका विचार किस प्रकार का था भारत को लेकर के। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन कालखंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजों के शासनकाल को औपनिवेशिक युग कहा जाता था, है ना। औपनिवेशिक क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूली किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है ना। तो समझा आपने यहाँ पे कि औपनिवेशीकरण क्या होता है। अब नेक्स्ट है हम किस तरह जानते हैं, है ना। तो जो भी हमारे इतिहास है उसको हम किस तरीके से जानते हैं, उसके स्रोत क्या हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी कि आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक स्रोत दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी।
उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। मुंबई का क्या रिपोर्ट था? इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि नौसेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची का क्या रिपोर्ट था? 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम का क्या रिपोर्ट है? स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी का उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 फाइल नंबर 52146 है ना। तो ये एक रिपोर्ट था, ये हमारे लिए स्रोत का काम कर रहा था, है ना। तो इसके आधार पे हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को समझा और उसके बारे में लिखा। इस चित्र 4 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना महत्व था। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। इसके बारे में क्या बता रहा है? औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण कराए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। इस चित्र में क्या बता रहा है? शरीफा का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। लिख रहा है कि शरीफे का पौधा 1770 का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और उनसे उपनिवेशवाद में के बारे में क्या पता चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इस चित्र में क्या दिखलाया गया है? बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिसेप द्वारा बनाया गया यह तस्वीर 1832 के समय का है। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर देना चाहता है। इस चित्र में 1857 के विद्रोह को दिखलाया गया है। तस्वीरों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, उसमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। हम लोग सरकारी रिकॉर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसी में आगे कह रहा है कि इसमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी।
नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। यहाँ पे देखिए एक स्रोत दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इस स्रोत में दिया हुआ है इंसानों के खाने लायक नहीं है ना। पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते, है ना। तो ये कब का है? हिंदुस्तान टाइम्स में दिया हुआ है, 22 मार्च 1946 का है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 8वीं क्लास का पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और उसके बारे में हम लोग ने समझ भी लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।